नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या अमेरिका और कनाडा के मामलों में भारत की प्रतिक्रिया अलग अलग है? खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के साथ और गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिका के साथ भारत का रवैया क्या एक जैसा है? संसद में जब ऐसा सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि इन आरोपों के संबंध में अमेरिका और कनाडा के साथ एक जैसे व्यवहार का कोई सवाल ही नहीं है कि भारतीय अधिकारी दोनों देशों में खालिस्तान अलगाववादियों को निशाना बनाने में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक देश ने भारत को इनपुट दिया था जबकि दूसरे ने नहीं। भारत के विदेश मंत्री का यह जवाब राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीपीएम सांसद जॉन बिटास द्वारा पूछे गए सवाल पर आया। दोनों मामलों के बारे में समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए बिटास ने पूछा था, क्या यह सच है कि हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? कतर में भारतीय राजदूत ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात की जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पूर्व नौसेना कर्मियों तक सभी कानूनी और राजनयिक पहुंच प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम मामले में नजर बनाकर सभी कानूनी सहायता दे रहे हैं। हमारे राजदूत को रविवार को 8 लोगों से जेल में मिलने का काउंसलर एक्सेस मिला है। ये संवेदनशील मामला है, लेकिन हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। हरियाणा के एक भाजपा सांसद ने लिव इन रिलेशनशिप को एक खतरनाक बीमारी बताया है जिसे समाज से खत्म करने की जरूरत है और सरकार से इसके खिलाफ कानून बनाने का आग्रह किया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रेम विवाह में तलाक की दर अधिक है और इसलिए ऐसे गठबंधनों के लिए दूल्हा और दुल्हन के माता पिता की सहमति अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है जो 7 पीढ़ियों तक चलता है। भारत में तलाक की दर लगभग 1.1% है, जबकि अमेरिका में यह दर लगभग 40% है। ये देखा गया है कि व्यवस्थित विवाह में तलाक की दर बहुत कम है। हालांकि हाल ही में तलाक की दर में काफी वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण प्रेम विवाह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक नई बीमारी सामने आई है और इस सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बीजेपी सांसद ने कहा, इसके तहत 2 व्यक्ति पुरुष या महिला बिना शादी के एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रिश्ते पश्चिमी देशों में बहुत आम हैं, लेकिन ये बुराई हमारे समाज में भी तेजी से फैल रही है और इसके नतीजे भयानक होते हैं। लोकसभा में सांसद दानिश अली के खिलाफ इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अब खेद जताया है। गुरुवार को लोकसभा विशेष अधिकार समिति ने दानिश अली और रमेश बिधूड़ी को बारी बारी उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। समिति से बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि उनको अपने बयान पर पछतावा है। रमेश बिधूड़ी ने समिति के सामने ये भी कहा कि बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 सितंबर को ही सदन में इस पर खेद जता दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी मंथन में जुट गई है। इस बीच खबर सामने आई थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि अभी उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद से अपना इस्तीफा देते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस किसी युवा चेहरे को मौका देना चाहती है। ऐसे में 3 नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इनमें पहला नाम उमंग सिंघार है और दूसरा नाम जीतू पटवारी का है। वहीं पहले पीसीसी की कमान संभाल चुके अरुण यादव के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भी पार्टी 3 राज्यों के सीएम की घोषणा नहीं कर सकी और ना ही ये बता सकी कि 3 राज्यों में विधायक दल की बैठक कब होगी और नेता कब चुना जाएगा। राजस्थान का मामला भाजपा के गले की फांस बन गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अचानक से ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम उभरा और राजस्थान से भाजपा सांसद योगी बालकनाथ ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। यानी वो भी अब एक तरह से दावेदार हो गए हैं। राजस्थान के मामले में अश्विनी वैष्णव का नाम उभरना हैरान करने वाला है, क्योंकि वो दूर दूर तक दौड़ में शामिल नहीं थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार राजस्थान में रस्साकशी बढ़ने का यही हल तलाशा गया है। बुधवार से दिल्ली आई हुई राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संवाद का इंतजार कर रही हैं। खबरों में कहा गया है कि वसुंधरा के पास कम से कम 30 विधायक हैं। रविवार को नतीजा आने के बाद 17 विधायक तो उनके आवास पर पहुंच गए थे और एक तरह से वसुंधरा ने उनकी परेड करा दी थी।
राजस्थान में सीएम को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी अपने नाम पर जुटी हुई हैं। इस बीच बीजेपी विधायक के पिता ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर लगाया गया है। किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता व पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत सिंह बीजेपी के विधायकों को आपनो राजस्थान रिजॉर्ट में रखे हुए थे। वहां झालावाड़ के 3 और बाना के 3 विधायकों को रखा गया था। जब मुझे पता चला तो मैं बेटे को लेने गया तो अंता के विधायक कंवरलाल ने कहा कि दुष्यंत सिंह से बात कराओ तब ले जा सकते हो। हेमराज मीणा ने कहा जब वो लेने गए तो 12 विधायक झगड़े पर उतारू हो गए। फिर हमने राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को सूचना दी। ये सभी लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस बुलाई गई तो विधायक और बेटे ललित मीणा को लेकर आए। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम वाले पोस्टरों पर काली स्याही पोत दी। साथ ही बरैया ने अपना भी मुंह काला कर लिया। दरअसल भांडेर विधानसभा से जीते विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा था कि अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो वो अपना मुंह स्याही से पोतेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 183 सीटें हासिल कर बीजेपी ने प्रचंड जीत की है। वहीं दूसरी तरफ अभी पार्टी की तरफ से सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीएम फेस को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नौकरी से हटा दिया गया है। ये जानकारी लक्ष्मण यादव ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा, आधिकारिक सूचना, हमसे हमारी धड़कन छीन ली गई, वजह नहीं बताई गई, मगर वजह जग जाहिर है। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने पत्र में लिखा है कि हिंदी व दर्शन शास्त्र विभाग में एडहॉक पर कार्यरत सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं 6 दिसंबर 2023 से समाप्त की जा रही हैं। इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव का नाम भी लिखा गया है। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में गत 14 साल से पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर लक्ष्मण ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा। प्रोफेसर का कहना है कि लगातार सच बोलने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने मान्यवर कांशीराम की लाइन लिखी है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस तरह वो तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बता दें, तेलंगाना में शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत बाकी कांग्रेस नेता पहुंचे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि उनके पिता कई बार राहुल गांधी से खुश नहीं थे। शर्मिष्ठा ने अपनी नई किताब में इसका जिक्र किया है। उनकी किताब से पता चलता है कि प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा है कि साल 2013 में जब राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था तो उनकी इस हरकत से प्रणब मुखर्जी हैरान थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी राजनीतिक कौशल के बिना गांधी नेहरू वंश का सारा अहंकार है। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि अध्यादेश फाड़ने का प्रकरण कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। किताब में कहा गया है कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि राहुल गांधी शायद राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उनमें करिश्माई छवि और राजनीतिक समझ की कमी है जो उनके लिए समस्या बन रही है। बुधवार को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पर 2 विधेयकों पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को लेकर 2 बड़ी गलतियां की। पहली तो उन्होंने पूरे कश्मीर को जीते बिना युद्ध विराम कर दिया और दूसरा, कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले गए। अमित शाह के इस बयान पर विपक्षी पार्टियां उनकी जमकर आलोचना कर रही हैं। कांग्रेस ने कहा है ये बयान जानबूझकर बोला गया झूठ है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं और जानकारी जुटाने की जिजीबिशा नहीं हो, जिनकी पूरी ट्रेनिंग संघ के चवन्नी छाप किताबों में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठियों को पढ़िए, महादेव देसाई की किताबों को आखिरी पेज को पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपको नेहरू का ही इतना ही खौफ है तो एक जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय बनाइए और दूसरा काम ये करें कि जवाहरलाल नेहरू पर 12 घंटे की बहस कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम दूध के साथ होंगे और आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा। कांग्रेस ने भी अमित शाह के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा, यह बयान जानबूझकर उकसाने वाला और बिल्कुल झूठा है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते रविवार को आ गए हैं। इन नतीजों के आने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में 230 में से 90 नवनिर्वाचित विधायक यानी लगभग 39% विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 34 ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले चल रहे हैं और अगर वो दोषी साबित हुए तो 5 साल की सजा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 90 विधायकों ने अपने नामांकन में खुद पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। आपराधिक मामले वाले इन 90 विधायकों में से 51 बीजेपी के हैं और 38 कांग्रेस के हैं, एक भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प डेटा है कि राज्य में 205 चुने गए विधायक यानी लगभग 89% करोड़पति हैं। इन करोड़पति विधायकों में से 144 बीजेपी के हैं और 61 कांग्रेस पार्टी के हैं। राज्य में करोड़पति विधायकों की संख्या पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि गजा में इजराइल लगातार बर्बर तरीके से बमबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा है और इस नाते उसे जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि भारत हमेशा न्याय के लिए खड़ा हुआ है और फिलिस्तीनियों के लंबे संघर्ष और उनकी आज़ादी के लिए खड़ा रहा है। उसे ऐसा ही अभी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पूरा देश मिटा दिया जा रहा है। 16,000 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 10,000 बच्चे हैं, 60 से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो गई है। हमारी आंखों के सामने इन लोगों को मारा जा रहा है। मानवता कहाँ है? उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होने के नाते भारत का ये कर्तव्य है कि वो जो सही है उसके साथ खड़ा रहे। युद्ध विराम के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पीटीआई ने ईडी के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से गुरुवार को बताया कि ईडी ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अपनी पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यहां एक विशेष अदालत के सामने आरोप पत्र दायर किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा वीवो इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है। इजराइल हमास के बीच युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल लगातार गजा में बमबारी कर रहा है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र इसे बड़ा मानवीय संकट बता रहा है। युद्ध को लेकर इसकी ऐसी टिप्पणियों के बीच ही इजराइल ने आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र हमास का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से ही 1.87 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये संख्या गजा की 80% से अधिक आबादी है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, दक्षिणी गजा में इजराइल के बढ़ते हवाई और जमीनी हमले ने हजारों फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र उनके हमले के लिए हमास आतंकवादियों की निंदा करने में विफल रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।